आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे। कतर ने 26 अक्टूबर को एक फैसला सुनाया जिसमें 8 भारतीय नौसेना रिटायर्ड को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और जिसमें भारत ने खुली तरीके से एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कतर ऐसा देश है जिसने इजराइल और हमास के बीच में युद्ध की मीडिएटिंग कर रहा है। तो क्या है, कहीं ना कहीं भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है रिटायर्ड भारतीय नौसेना के अधिकारी और साथ ही इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर आलोक बंसल। आलोक बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। आलोक बंसल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि ये जो कतर ने फैसला सुनाया है 8 भारतीय नौसेना अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें समझना चाहिए ये 8 नौसेना अधिकारियों को जो फांसी की सजा सुनाई गई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और मुझे आशा है कि भारत सरकार कुछ करेगी जिससे कि ये हमारे जो वेटरन्स हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा दशकों तक की है उनको वापस भारत लाया जाए। हमें समझना चाहिए कि ये जो भारतीय नौसैनिक अधिकारी थे ये एक कंपनी दहारा ग्लोबल के लिए कार्य कर रहे थे जो कतार की नौसेना को प्रशिक्षण देती थी और इनकी बहुत अच्छी कंपनी थी जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर कमांडर पूर्णेंदु तिवारी थे। और जो अधिकारी आज जेल में हैं जिनको सजा सुनाई गई है उनमें से 2 कैप्टन गिल और कैप्टन वर्मा उनके 2 प्रमुख जो वर्टिकल्स थे उनको हेड करते थे। तो ये लोग कतार की नेवी को पूरी तरह प्रशिक्षित कर रहे थे, उनकी नौसेना एकेडमी बना रहे थे, काफ़ी कुछ कर रहे थे, मेंटेनेंस करते थे, कई चीज़ें थी और इनके यहाँ करीब 100-150 लोग कार्य करते थे जिसमें कई देशों के नागरिक थे। हालांकि 75 से 80% लोग भारतीय थे और उसमें अधिकांश भारतीय नौसेना के लोग थे। इनको 30 अगस्त के करीब पिछले साल इन्होंने गिरफ्तार किया और उसके बाद काफ़ी समय तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा और अब ऐसी स्थिति आ गई है जब इन्होंने उनको सजाए मौत दी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे राष्ट्रों में जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह पारदर्शित नहीं है और इस केस में तो विशेषकर अभी तक यही नहीं बताया गया कि उनको किस चीज़ की सजा दी जा रही है, क्या इनके खिलाफ चार्जेस हैं, क्या है। बस यही संदेह हो रहा है कि इनको स्पियोनाज के उस पर दिया गया है कि इन्होंने इजराइल को कुछ इन्फॉर्मेशन दी। दूसरी तरफ ये बात आपकी सही है कि कतार एक ऐसा राष्ट्र है जो वहाबी विचारधारा का समर्थक रहा है और वहाँ पे कई कट्टरपंथी संगठनों के लिए शरणगाह रहा है। तालिबान का ऑफिस भी वहाँ पे था जब तालिबान हुकूमत में नहीं थी और आज भी हमास के जो मीडिएटर्स हैं वो कतार के माध्यम से ही कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो ये हकीकत है। हो सकता है इस मृत्यु दंड की जो सजा सुनाई गई है इसके पीछे भारत के ऊपर दबाव डालना हो, क्योंकि अल्टीमेट जो पावर है जो कतार में है, जो फाइनल अथॉरिटी है वो वहाँ के अमीर हैं जो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। और अगर भारत को अपने नागरिकों का प्रत्यार्पण कराना है, अपने देश वापस बुलाना है तो हो सकता है हमें आगे चलकर उनसे बातचीत करनी पड़े और उसके लिए कुछ गिव एंड टेक या कुछ ऐसी बातें माननी पड़े जो कतार चाहता हो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर। कतार से वैसे भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मात्रा में LNG का आयात होता है। कतार दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है LNG का और हमारा तो सबसे बड़ा सप्लायर है। तो हमारे व्यापारिक रिश्ते वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है उसमें भी सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, उसके बाद ही अन्य राष्ट्र आते हैं। तो भारत का कतार के अंदर एक काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार आगे चलकर कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे ये समस्या सुलझ जाए। जी आलोक बंसल जी, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की तरफ से एक आश्वासन भी दिया गया कहीं ना कहीं कि जितना भी लीगल तरीके से होगा हम इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मदद करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आश्वासन तो विदेश मंत्रालय शुरू से दे रहा है जी। पिछले साल अक्टूबर में जब ये चीज़ पब्लिक हुई थी तब से विदेश मंत्रालय की तरफ से आश्वासन आ रहे हैं, संसद में भी आश्वासन आ रहे हैं और मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन विदेश मंत्रालय सिर्फ आश्वासन ही दे सकता है क्योंकि ये किसी दूसरे देश का मामला है। अब क्या बातें हो रही हैं बंद दरवाजों के पीछे वो कहना बड़ा मुश्किल है।
जी। पर मुझे उम्मीद थी कि अब तक भारत सरकार कोई इसका हल निकाल पाएगी, और पिछले 1.25 साल में इसका हल नहीं निकल पाया। ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है, विशेषकर एक ऐसे राष्ट्र के साथ जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, और जहां कई हमारे इस दौरान कई बड़े बड़े दौरे हुए हैं हमारे राष्ट्र के लोगों के, जी। और उसके बावजूद इस तरीके की समस्या भी चल रही है। तो ये चिंता की बात है, पर मैं आशान्वित हूं कि भारत सरकार कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकाल लेगी, और हमारे जो विदेश विभाग है वो कुछ ना कुछ करेगा, जिससे कि ये भारतीय नागरिक जिन्होंने देश की दशकों तक सेवा की है वापस आए। जी। आलोक बंसल जी, लेकिन भारत सरकार और विदेश मंत्रालय पहले भी कई बार ये कह चुका है कि हम अगर बात करें तो ड्यू प्रेशर हम उन पे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं किसी मामले को लेकर, क्योंकि वहाँ कानून कहीं न कहीं अलग भी है। देखिए, ये बात तो मैंने आपको अभी कही, मैंने कहा पिछले 1 साल से कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन अभी तक ये था कि वो सोच रहे थे कि शायद जो केस हो वो इस तरीके से निपट जाए कि इसको सुलझा लिया जाए। जी। पर अब चूंकि सजाए मौत की सजा दी गई है, अब मेरे ख्याल से अब फास्ट ट्रैक में मूव करने की आवश्यकता है, और हमें कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, और सरकार को और ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता है, शायद दबाव बनाने की ज़रूरत है या रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे राष्ट्रों में आपको सिर्फ एक व्यक्ति से बात करनी है। जी। और अगर आप उस एक व्यक्ति को कन्विंस कर सकें या उससे माफ़ी ले सकें, तो ये समस्या काफ़ी हद तक सुलझ जा सकती है, क्योंकि अन्य राष्ट्रों में ये समस्या और ज़्यादा विकट हो जाती है, जहाँ पे कि कानून व्यवस्था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ किसी एक आदमी के लिए उन्हें छोड़ना भी आसान नहीं होता। जी। पर यहाँ पे फॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति नहीं है। अगर हम कतार के शासक को किसी तरीके से कन्विंस कर सकें कि वो उन्हें माफ़ी दे दें या सजा को कम कर दिया जाए और प्रत्यार्पण कर दिया जाए, तो ऐसी कई संभावनाएं हैं जिन पर हमें कार्य करना होगा, और मुझे लगता है विदेश मंत्रालय इस पे कार्य कर रहा है। जी। आलोक बंसल जी, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय दोनों ही कहीं न कहीं कूटनीति अगर हम बात करें या फिर हम आपसी रिश्तों की बात करें तो सुधारने में काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश भी करी है, और कहीं हद तक वो कारगर भी साबित हुए हैं, ऐसा उनका मानना भी है और कहना भी है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कतर के साथ हमारे जो रिश्ते सुधारने की ये जो बात हो रही है, या फिर इस समय खासकर जो प्रचलन जो बढ़ा है, जहाँ से हमारे राष्ट्र की तरफ से लोग वहाँ भी गए और वहाँ के लोग यहाँ पे भी आए, और एक कॉमन फैक्टर पर जब बात भी हुई है कहीं न कहीं, तो इसका कुछ बेनिफिट हमको इस केस में पर्टिकुलर दिखाई देगा, या फिर इसका कुछ फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा? देखिए, अगर लाभ मिलना होता तो अभी तक मिल चुका होता, इसका मिल जाना चाहिए। हमारे संबंध कतार से अच्छे हैं, पर उतने भी अच्छे नहीं जितने संयुक्त अरब अमीरात से हैं या अब सऊदी अरब से हो रहे हैं। तो अच्छे संबंधों के बावजूद बहुत अच्छे संबंध हैं ऐसा कहना संभव नहीं होगा। आपको याद होगा पहले भी एक बार उपराष्ट्रपति के दौरों के दौरान कुछ समस्याएं आई थी कतार में। तो अब देखना पड़ेगा विदेश मंत्रालय इसको किस तरीके से हैंडल करता है। जी, आलोक बंसल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इसमें पाकिस्तानी आईएसआई या फिर एएसआई का कितना कुछ रोल है, ऐसा आप देखते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं उनकी तरफ से भी शायद कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, क्या है कि ये कंपनी कतार की नौसेना को प्रशिक्षण दे रही थी, इससे काफी लोगों को समस्याएं थी। सामान्यतः यूरोपीय कंपनियां जो हैं इन राष्ट्रों में प्रशिक्षण देने का काम करती हैं। तो जो यूरोपियन कंपनीज की मोनोपोली थी उसको एक भारतीय कंपनी ने तोड़ दिया था। भारतीय कंपनी नहीं थी, ओनर तो अमानी थे, लेकिन चलाने वाले सारे भारतीय थे। मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर काम करने वाले सारे महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय नागरिक थे। जी। और ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति थी तो जलन होना, ईर्ष्या होना स्वाभाविक चीज है। कई यूरोपियन कंपनी नाराज थी। पाकिस्तान की तो बहुत ही बुरी हालत थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारतीय कंपनी एक ऐसे राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर घुस गई हैं जिसको कि पाकिस्तान अपना मित्र जानता है। और जैसा कि आप जानते हैं कतार में तुर्की की काफी बड़ी प्रेजेंस है और तुर्की और पाकिस्तान एक अच्छे मित्र हैं।
तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही थी। हो सकता है आईएसआई का ही कोई खेल हो जिसके अंतर्गत इन लोगों को फंसाया गया हो, कोई षड्यंत्र रचा गया हो जिसके अंतर्गत इन लोगों को किया हो। पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि उन लोगों को फांसी की सजा दी है, और मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि उसके नागरिक वापस भारत लौटाएं। आलोक बंसल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।